देहरादून के परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किया। इस दौरान सीएम धामी ने 87 करोड़ की कुल 6 योजनाओं का लोकार्पण किया। सीएम ने स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में 200 बेड का हॉस्टल, बहुउद्देशीय हॉल, बॉक्सिंग हॉल का उच्चीकरण, हरिद्वार में बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण, हरिद्वार स्टेडियम में दर्शक दीर्घा पार्किंग का निर्माण और परेड ग्राउंड खेल परिसर के तहत रोलर स्केटिंग रिंग का निर्माण किया। मुख्यमंत्री ने खेल से संबंधित उपकरणों पर आधारित स्टॉलों का जो स्टॉल्स थे उनका अवलोकन किया। उन्होंने राज्य स्तरीय पिट्ठू प्रतियोगिता का शुभारंभ भी उन्होंने किया। आगामी राष्ट्रीय खेलों के लिए नेशनल गेम्स उत्तराखंड वॉलंटियर पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि युवा महोत्सव राज्य के युवाओं को अपनी रचनात्मकता, कला और खेल प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करेगा और संस्कृति, परंपराओं और लोक कला को बढ़ावा देने का काम भी करेगा। उन्होंने कहा, आधुनिकता के साथ परंपराओं का संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल युवा महोत्सव का आयोजन इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी थीम के तहत किया जा रहा है। हमारे युवा नवीनतम तकनीकों को सीखने के साथ ही अपनों को और अपने आप को विकसित करने में सक्षम होंगे। महोत्सव में स्पोर्ट्स, साइंस जैसे नवाचार पर विशेष फोकस होगा, जो हमारे खिलाड़ियों को आगामी राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने में सहयोग देने वाला है। जो हमारा 38वें खेल हो रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर होगा। इस महोत्सव में हम स्पोर्ट्स, साइंस जैसे नवाचारों पर विशेष रूप से फोकस किया गया है कि वो हमारे खिलाड़ियों को आगामी राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में निश्चित रूप से उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करवाने में सहायक सिद्ध होगा। मुझे बताया गया है कि इस महोत्सव में हमारी समृद्ध लोक संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विषयों पर कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही। मुझे जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इसमें भाग लेने के लिए ब्लॉक स्तर से भी युवा प्रतिभाओं को अवसर प्राप्त हुए हैं, जिससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं उनको राज्य स्तर पर आने का एक माध्यम, एक ऐसा रास्ता मिला है जो नीचे से लेकर ऊपर तक की सीढ़ी बनाने का काम करेगा। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। ये मुलाकात देहरादून स्थित राजभवन में हुई। इस दौरान में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने राज्यपाल को 14 नवंबर को यानी बाल दिवस पर होने वाले युवा महोत्सव 2024 के समापन समारोह में शामिल होने का आग्रह किया। उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए महोत्सव में शामिल होने की राज्यपाल ने बात कही है। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राज्यपाल के मार्गदर्शन और अनुभव विशेषकर युवाओं के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। उत्तराखंड में विधानसभा उपचुनाव का सियासी शोर लगातार जारी है। सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। इस चुनाव को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व के अग्नि परीक्षा के तौर पर इसको देखा जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि यह चुनाव प्रदेश बीजेपी के भविष्य की सियासत की दिशा भी तय करने वाला साबित हो सकता है। केदारनाथ उपचुनाव महज एक विधानसभा उपचुनाव ही नहीं, बल्कि ये चुनाव इस वक्त बीजेपी के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। हिंदू बाहुल्य बद्रीनाथ सीट में मिली हार के बाद अब बीजेपी केदारनाथ सीट नहीं गंवाना चाहती। वजह साफ है कि बीजेपी के लिए केदारनाथ उपचुनाव महज एक उपचुनाव नहीं, बल्कि पूरे देश में एक संदेश देने वाला चुनाव होगा और इस सीट पर चुनाव को सीधे सीधे पीएम मोदी से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी की बाबा केदार के प्रति अटूट आस्था और केदार घाटी से उनका विशेष लगाव है। लिहाजा बीजेपी भी इस सीट के मायने को समझती है और इसके अलावा यह सीट पूरे तरीके से हिंदू बाहुल्य सीट है। आंकड़ों के लिहाज से भले ही बीजेपी को इस सीट के नतीजों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस सीट के नतीजे का संदेश पूरे देश में जाएगा। भले ही बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व सीधे सीधे इस चुनाव में ना कूदी हो, लेकिन सबकी निगाह इसी सीट पर गड़ी है। यही वजह है कि जहां 5-5 मंत्रियों को इस सीट पर प्रचार के लिए उतारा गया, तो वहीं सीएम धामी ने आचार संहिता से पहले क्षेत्र के लिए 39 घोषणाएं की। बीजेपी जानती है कि एक वोट इस वक्त उसके लिए कितना कीमती है। लिहाजा उपचुनाव केदारनाथ में है और बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट वोट मांगने प्रवासी मतदाताओं के बीच लुधियाना तक पहुंच गए। जनता पार्टी का जो प्रवासी प्रकोष्ठ है, खासतौर पर उत्तराखंड के दृष्टिकोण से प्रकोष्ठ बने हुए हैं, वो देश के उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी का में बड़ी संख्या में भारतीय समाज के लोग वहां निवास करते हैं। और हमारा प्रयास है कि केदारनाथ विधानसभा में आपदा के बाद अनेकों लोगों का पलायन हुआ है,
बड़ी संख्या में उनके मतदाता काम के सिलसिले में दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, हरियाणा में, लुधियाना में, और मैं कह सकता हूँ बड़ी संख्या में अच्छा मतदान केदारनाथ के इस बाई इलेक्शन में हो, ये पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि बड़ी संख्या हमारे कार्यकर्ता, जो प्रवासी कार्यकर्ता हैं, जो जिनका क्षेत्र केदारनाथ क्षेत्र में पड़ता है, वो सब लोग मतदान के लिए अपने गांव पहुंचेंगे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। मतदान के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ऐसे में बीजेपी अपने प्रचार को भी और धार देती नजर आ रही है। अलग अलग मोर्चों के सम्मेलन में केदारनाथ विधानसभा में आयोजित किए जा रहे हैं सम्मेलन, और 12 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे। इस वक्त सबकी निगाह केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव पर टिकी हुई है। सीट के नतीजे खासतौर से सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए तो बहुत मायने रखते हैं और यही वजह है कि सीट पर बीजेपी ने पूरी ताकत भी झोंक डाली है। देखना दिलचस्प होगा कि बद्रीनाथ सीट पर मिली करारी शिकस्त के बाद बीजेपी केदारनाथ सीट को बचाने में कितनी सफल रह पाती है। तो देखिए, उत्तराखंड में जो उपचुनाव होने जा रहा है केदारनाथ सीट को लेकर, उस पर आप समझ सकते हैं कि इस वक्त जोरों से प्रयास किए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की निगाह है, 39 घोषणाएं की गई, संतों को भी लगातार संपर्क किया जा रहा है। आप देखिए, तस्वीरों की अगर आप बात करें तो आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। से चला आ रहा हमारा सनातन धर्म है, इसके बारे में यदि इस प्रकार का कोई भी बोर्ड बनता है तो स्वाभाविक रूप से सनातन को जहां बल मिलेगा, वहां हम जो सनातन को मानने वाले लोग हैं उनको भी इसके बारे में बहुत कुछ और ज्ञान प्राप्त होगा। तो मैं इसके लिए बहुत अभिनंदन करूंगा, बहुत स्वागत। तो देखिए, उत्तराखंड के जो संत समाज हैं वो वक्फ बोर्ड की ही तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाने की मांग कर रहे हैं। वही तस्वीरें भी इससे पहले आप देख रहे थे। ऋषिकेश के संतों का कहना है कि जिस प्रकार धर्म विशेष के लोगों के लिए बोर्ड का गठन हो रहा है, इसी तरह सनातन धर्मियों के लिए सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। संतों ने सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से जल्द उत्तराखंड में सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है, जिससे सनातन धर्म के लिए सरकार भी काम कर पाए। तो यहाँ देखिए, अलग अलग तरह से प्रयास हो रहे हैं। इस बीच सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है कि जैसे वक्फ बोर्ड है वैसे ही सनातन बोर्ड होना चाहिए, और इसके लिए मंत्रियों से भी संपर्क किया जा रहा है ताकि सरकार इस दिशा में कदम बढ़ाए। आगे बढ़ते राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने शिरकत की। सम्मेलन से लौटने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि मेरे साथ एक अन्य स्पीकर को एग्जीक्यूटिव कमेटी में नॉमिनेट किया गया और इस बैठक में काफी अच्छी सकारात्मक चर्चाएं हुई हैं। आगे उन्होंने कहा कि हम अभी तक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन थे और ब्रिटिश रूल के तहत हमारे यहाँ काम होता था, लेकिन काफ़ी समय से क्योंकि हम सभी देश इस उद्देश्य के साथ लगे थे कि एक बदलाव होना चाहिए, जो नॉन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बने ताकि हम अच्छे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तहत अपनी जगह बना सकें। इस बार ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये फैसला किया गया और किंग ने स्पीच दिया कि हम अब सीपीए को चैरिटी से नॉन चैरिटी करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में भाग लेकर ऑस्ट्रेलिया दौरे से भारत लौट आई हैं। यह सम्मेलन सिडनी के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया, जहां उन्होंने विभिन्न देशों के सांसदों के साथ में संसदीय लोकतंत्र और शासन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श भी किया है। हम 2 स्पीकर्स असम और उत्तराखंड स्पीकर एग्जीक्यूटिव कमेटी में वहाँ के लिए नॉमिनेटेड हैं। तो हम वहाँ पहुँचे, एग्जीक्यूटिव कमेटी की अच्छी हमारी बैठक हुई जिसमें बहुत सारी चर्चा हुई और आपको ये बताते हुए भी खुशी है कि हम अभी तक एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन थे जो कि ब्रिटिश रूल के तहत हमारे यहाँ काम होता था और काफ़ी समय से सभी देश लगे थे कि हम इसको नॉन चैरिटेबल करें ताकि हम एक अच्छे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर फिर अपनी जगह बना सकें। तो इस बार ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये निर्णय हुआ है और किंग ने अपनी स्पीच में इसको कहा है कि हम अब सीपीए को चैरिटी से नॉन चैरिटी करने जा रहे हैं। तो एक वो अच्छी चीज़ वहाँ पर। तो सिडनी में ऑर्गेनाइज 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भी कई विषयों पर विचार अपने व्यक्त किए और कहा कि मोदी सरकार में भारत ने हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास किया है। भारत में महिलाएं सुरक्षित हैं, मानव तस्करी पर भारत में रोकथाम के प्रयास जारी हैं,
महिलाओं के लिए कई योजनाएं संचालित हो रही हैं और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है। महिलाओं की सुदृढ़ता के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। केंद्र की सरकार महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव और हिंसा को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी धर्मों को उचित सम्मान है। नव भारत निर्माण हो रहा है, जिसे निश्चित रूप से 2047 तक विकसित बनाने का संकल्प पीएम मोदी का है, जिसमें संपूर्ण भारतवासी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। भारत में लोकतंत्र कायम है और पूर्ण रूप से भारतीय संविधान के तहत भारत सरकार द्वारा नेशन फर्स्ट और एकात्म मानववाद पर देश चलाया जा रहा है। और देखिए, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तारीख को भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतिम मुहर लगा दी है। ये खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे। खेलों की सफल आयोजन को लेकर 5 समितियों का गठन हुआ है। इसमें गेम्स टेक्निकल कंडक्ट समिति GTCC का गठन होने से राष्ट्रीय खेलों के दौरान आयोजित होने वाली स्पर्धाओं, उनके आयोजन स्थलों को लेकर अंतिम फैसला लिया जा सकेगा। इसको लेकर खेल विशेष प्रमुख सचिव अमित सिंह ने कहा, हमारी तैयारी लगभग पूरी है और तैयारियों को अंतिम रूप अगर कुछ बची हैं तो दिया जा रहा है। जैसे ही यहाँ पर GTCC आ जाती है, बाकी इंटीग्रिटी तय कर ली जाएगी और बहुत ही अच्छे तरीके से 28 जनवरी से शुरू होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों का आगाज होगा। 100% है, पूरी तैयारी हो चुकी है। हम लोग उसके अब फिनिशिंग टचेस में चल रहे हैं और जैसे ही GTCC आ जाती है गठित, और यद्यपि GTCC का अनाउंसमेंट हो चुका है, वो जैसे ही कमेटी आती है, कमेटी के साथ हम लोग बैठकर बाकी और निटिग्रिटी जो है वो तय कर लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग 28 जनवरी से शुरू होने वाले राष्ट्रीय खेल को आगाज करेंगे। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान का दूसरा चरण चल रहा है। कोटद्वार बीजेपी जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत ने मीडिया से बातचीत में कहा, सदस्यता अभियान के दूसरे चरण में सक्रिय सदस्य बनाए जा रहे हैं और जितना उन्हें टारगेट दिया गया उसे वो समय पर ही पूरा कर लेंगे। सदस्यता अभियान का हमारा दूसरा फेज चल रहा है और प्राथमिक सदस्य हमारे बन चुके थे। उसके बाद आजकल हम लोग सक्रिय सदस्यता की ओर बढ़े हैं। अपने ज़िले से इस समय 450 सक्रिय सदस्य बन चुके हैं और अभी कुछ डेट आगे बढ़ी है तो लगभग हमारा जो 700-800 का टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम संगठन पर्व आगे बढ़ेगा और हमारे बूथों की चुनाव होने सुनिश्चित हुए हैं। उसके बाद ऋषिकेश की मुख्य सड़कों पर गौवंश की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे आए दिन सड़कों पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कभी राहगीर तो कभी पशु हादसे के शिकार होते रहते हैं और लोगों में निगम के प्रति इसको लेकर काफ़ी नाराज़गी है। लेकिन नगर निगम इस बड़ी समस्या को स्थायी समाधान निकालने पर सिर्फ बातें कर रहा है, लेकिन ये अभी तक सफल नहीं हो पा रहा। स्थिति यह है कि आवारा पशु की सड़कों पर संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का कहना है कि हम इस समस्या से निपटने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। सरकार माननीय धामी जी सरकार के दौरान हुआ है और आपको शायद जानकारी होगी कि जब मैं वित्त मंत्री भी हूँ, उस नाते भी कह सकता हूँ कि पहली बार जब मैंने बजट प्रस्तुत किया था, गौवंश का प्रतिदिन 5 रुपया बजट में प्रावधान था। तो 22 में जब मैंने पहला बजट दिया तो 5 रुपये से बढ़ा के 30 रुपया प्रतिदिन प्रति गौवंश करने का काम किया और उसके बाद जब 2023 में अगला बजट प्रस्तुत किया तो उसमें और बढ़ा के यानी कि 5 रुपये से 30 रुपया, फिर 30 रुपये बढ़ा के 80 रुपया। उत्तराखंड राज्य 25वें साल में प्रवेश कर गया। उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा था, जिसमें कई लोगों ने अपना बलिदान दिया। आज से ठीक 29 साल पहले 10 नवंबर की जब बात थी, 1995 को श्रीनगर के श्रीयंत्र टापू में यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत ने भी अपने प्राणों की आहुति दी। इसके साथ ही इसी जगह पर 52 लोगों को पुलिसिया बर्बरता का सामना भी करना पड़ा था, जिसमें सभी लोग बुरी तरीके से घायल हो गए थे। घायल अवस्था में तत्कालीन यूपी पुलिस ने इन्हें जेल में डाला। आज इस घटना को 29 साल पूरे हो चुके हैं और इसी कड़ी में यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत की शहादत की बरसी पर इस घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने उस दिन का पूरा हाल बयां किया और ऑपरेशन जाफना के राज भी खोले। राज्य आंदोलनकारी डॉक्टर देवेंद्र फड़सवाण ने बताया कि उत्तर प्रदेश से अलग एक राज्य बनाने की मांग को लेकर उत्तराखंड के हर हिस्से में आंदोलन चल रहा था। श्रीनगर में भी आंदोलन अपने चरम पर था। राज्य आंदोलनकारी किशन पाल परमार और दौलत राम पोखरियाल के नेतृत्व में आंदोलनकारी भूख हड़ताल पर थे।
सभी आंदोलनकारी श्रीयंत्र टापू पर शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे थे और तभी अचानक देर रात यूपी पुलिस नाव के जरिए टापू पर पहुंची और आंदोलनकारियों को लाठियों से भांजा। उस घटना के दौरान आंदोलन पर देवेंद्र फरसवान भी बैठे हुए थे। राज्य आंदोलनकारी देवेंद्र बताते हैं कि अचानक से 2 से 3 बजे के बीच यूपी पुलिस आंदोलन स्थल पर पहुंचती है और आंदोलनकारियों पर लाठी और डंडों से हमला करती है, उनको पीटने लगती है। इस दौरान पुलिस के कुछ जवान यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत के पीछे भागे, जिसके बाद उनको पकड़ा गया और बुरी तरीके से पीटा। दोनों अलकनंदा नदी की तरफ जाने लगे। इतना ही नहीं, उन्हें नदी में पकड़कर मारा और पीटा गया, जिसके बाद वो नदी में बहते चले गए। ठीक 1 हफ्ते बाद दोनों का शव बागवान के पास बरामद हुआ। उन्होंने बताया पुलिस ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन जाफना नाम दिया था। आज श्रीयंत्र टापू कांड की 28वीं तीसरी लगभग वर्षी है। 10 नवंबर 1995 की ये घटना है और 4 बजे सुबह आज ही के दिन सारे वो अपने नाव लेके टापू में घुस गए थे और उस ऑपरेशन का नाम रखा था तत्कालीन सरकार ने जाफना प्रायदी। चारों तरफ से हमें पुलिस ने घेर दिया था और जब सुबह 4 बजे का टाइम हुआ तो उन्होंने अपनी किश्तियों द्वारा हम पे कार्रवाई करने के लिए श्रीयंत्र टापू के जो नदी के बीच में स्थित है उसके अंदर घुस रहे थे। सपना अधूरा रह गया है। जो उत्तराखंड के अंदर हम लोग पहले उत्तर प्रदेश में थे और ये लड़ाई हमने 1994 से लड़ी। लड़ते लड़ते जो है 9 नवंबर को हमें राज्य प्राप्ति हुई। उत्तराखंड में राज्य स्थापना सप्ताह धूमधाम से मनाया जा रहा है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भी भव्य दीपोत्सव का आयोजन। कई गंगा घाटों पर 3 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। दीपोत्सव में ड्रोन शो भी होगा। 500 से ज्यादा ड्रोन आसमान में भव्य आकृतियां बनाकर दर्शाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी दीपोत्सव में प्रतिभाग कर लेंगे और शाम के करीबन 5 बजे को हरिद्वार में पहुंचेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री हरिद्वार के देवपुरा में बनकर तैयार हुए क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद नवनिर्मित हर की पैड़ी पुलिस चौकी का भी मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। हर की पैड़ी पर दीपोत्सव के बाद भजन संध्या का भी आयोजन होगा, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल अपने भजनों की प्रस्तुतियां भी देंगे। भल्ला स्टेडियम जो नया निर्माण किया गया है, भल्ला स्टेडियम का उद्घाटन किया जाएगा। उसके पश्चात हर की पौड़ी पर नवनिर्मित चौकी का उद्घाटन किया जाएगा और तत्पश्चात जो गंगा आरती है, गंगा आरती में प्रतिभाग होगा। उसके पश्चात ड्रोन शो का आयोजन होगा। ड्रोन शो में विभिन्न प्रकार की धार्मिक एवं सांस्कृतिक आकृतियाँ आसमान में ड्रोन्स के माध्यम से बनाई जाएंगी, तो उनका प्रदर्शन। नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो का जन्मदिन है आज। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने दी उनको बधाई। और देखिए, जन्मदिन के मौके पर आमतौर पर नेताओं के बीच में ये व्यवहार रहता है। जिस तरह से आप जिनको आप चाहते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, उनको बर्थडे विश करते हैं, तो ऐसे में नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो का जन्मदिन है और इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने भी उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं और बाकायदा इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। बाबा केदार से आपकी सुखद, आरोग्यपूर्ण और मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। ये राज्य अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए भी एक अलग पहचान रखता है। यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से लोग यहाँ के पर्व और त्योहार को मनाते हैं। इगाश भी यहाँ का एक लोक पर्व है जो 12 नवंबर को मनाया जाएगा। इसको लेकर लोक साहित्य और संस्कृति कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने इस पर्व की विशेषता को बताते हुए कहा कि इस पर्व के अवसर पर ब्लॉक और पंचायत स्तर पर संस्कृति विभाग के द्वारा कई कार्यक्रम का आयोजन होगा। देखिए, इगास हमारा बहुत ही एक लोक पर्व है और इगास को लेकर संस्कृति विभाग के माध्यम से जगह जगह हमारे जो है मेले लगते हैं और उस जो हमारा खान पान होता है, अरसे, रोटाना, यहाँ की जो पहाड़ी शैली में हम लोग गांव वाले इकट्ठे होकर रात्रि के समय में जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो दूर भागती हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उस त्यौहार को मनाते हैं। और संस्कृति विभाग ने जितनी भी हमारी जो टीमें हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम देती हैं, उन टीमों को जगह जगह स्थान पर उनको भेजा जा रहा है और अनेकों आयोजन हर उस पे जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर
जो है वो कार्यक्रम जो है आयोजन जो है वो किया जा रहा है। देश में सीआरपीसी और आईपीसी की जगह लागू किए गए 3 नए कानून के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली में कई नए बदलाव हो रहे हैं। इस बदलाव के लिए पुलिस जवानों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। नए कानून लाने के बाद गृह मंत्रालय ने एक नया ऐप जारी किया है जिस पर सभी राज्य काम कर रहे हैं। एनसीआरबी द्वारा जारी किए गए इस ऐप में केस और उससे जुड़े साक्ष्य से संबंधित कार्रवाई को अपलोड किया जा सकेगा, जो अपलोड होने के बाद उत्तराखंड पुलिस की CCTNS पोर्टल पर स्वतः ही अपडेट हो जाएगा, जिससे पुलिस को केस से जुड़े साक्ष्य से संबंधित दस्तावेजों को तैयार करने में मदद मिल पाएगी और एनसीआरबी पोर्टल पर यह आंकड़ा समय समय पर अपडेट होता रहेगा। संबंध में उत्तराखंड के पुलिस जवानों की ट्रेनिंग भी जारी है। ये भारतीय न्याय संहिता जो नया कानून 1 जुलाई से लागू हुआ है, इसमें जो है अभी तक हम लोग उत्तराखंड पुलिस एक्ट अपना स्वयं का ऐप यूज़ कर रहा था, लेकिन एनसीआरबी ने अभी जो है वो लेटेस्ट अद्यावधिक जो है एक अपना खुद का जो है वो एनसीआरबी ने ऐप उपलब्ध कराया है। पूरे देश में वो जो है सभी राज्य उसको अपना रहे हैं। उत्तराखंड में भी जो है कल एक बृहद प्रशिक्षण इसमें किया गया है, तो इसके बाद सभी के मोबाइल में वो एनसीआरबी का ऐप डाउनलोड होगा। तो इससे हमारी जो क्राइम सीन पे जो भी कार्रवाई है, फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, क्राइम सीन की जो भी कार्रवाई है और आगे जो भी इसमें कार्रवाइयाँ होगी, जैसा अभी हम लोग क्राइम सीन से सब डेटा जा रहा है हमारा CCTNS में, इसके बाद हम लोग कोर्ट से भी लिंक हो गए, तो समन्स वगैरह की कार्रवाई जो है डायरेक्ट इसी पे आएगी। समन्स की जो भी कार्रवाई होगी, जिसकी डेट तारीख होगी, तो आगे अभी धीरे धीरे इसी में इम्प्रूवमेंट होगा। अभी इसी